बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मतलब हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका पार्ट बी का 3 के मार्क्स है तुम्हारे, वो हेड और सब हेड बताने होते हैं सिर्फ। और वही हेड सब और हेड तुम्हारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काम आ सकते हैं और रेशियो एनालिसिस में भी काम आ सकते हैं। तो वो पता होना चाहिए टिप्स पे। तो आज उसकी प्रैक्टिस कर देना बहुत ज्यादा वाली। टाइम रह गया कम। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही सिंपल सा। यहाँ पर करंट ईयर, यहाँ पे लिखते हैं प्रीवियस ईयर। पर जब कंपैरेटिव और कॉमन को बनाया जाता है, कंपैरेटिव कॉमन को, क्योंकि उसमें एनालाइज करना पड़ता है, पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं, फिर लिखते हैं करंट ईयर। ये ध्यान रखना जब कंपैरेटिव कॉमन बनाते हैं। ऊपर लिखोगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट डेट जो भी होगी, यहाँ पे लिखोगे नोट नंबर। शुरुआत होती है सबसे पहले इसकी लायबिलिटी साइड की, जिसमें हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहला जो मेन हेड है वो याद रखना, इसको हेड बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। ये हेड है। इस शेयर होल्डर फंड हेड के टू पार्ट्स हैं जिसको हम सब हेड बोलते हैं। वो है शेयर कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है? दो चीजें आती हैं। क्या क्या? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी और प्रेफरेंस, यानी आपके पास इन दोनों में से एक दिया होगा, ये दोनों दिए होंगे, आपसे पूछेगा हेड बताओ और सब हेड बताओ। हेड है इसका शेयर होल्डर फंड, सब हेड है शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट और लॉस होगा तो माइनस, वो इसी का पार्ट है सब। यानी आपके पास अगर है जनरल रिजर्व तो आपका आंसर होगा हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है तो हेड है शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। कोई डाउट यहाँ तक? सिंपल से है। दो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस इसका पार्ट है। सेकंड, जो तुम्हारे मेन बैलेंस शीट के पार्ट हैं जिनका यूज होता है आपका रेशियो एनालिसिस वाले में और इसमें जो पूछे जाते हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं हम। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो चीजें हमारे उसमें नहीं है। शेयर एप्लीकेशन में नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसमें लिखा भी है उसमें। देन नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या लिखोगे? तीन चीजें हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है? अभी ताजा ताजा लेटेस्ट हमने एक चैप्टर खत्म किया है, इशू ऑफ डिबेंचर वाला। उसमें ही थी चीजें हमारी। बैंक लोन दिखाते थे हम। डिबेंचर्स हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट होती है। पब्लिक डिपॉजिट्स हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट होता है। बॉन्ड्स हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का, बोरोइंग का पार्ट होता है। या लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, यानी अगर सिर्फ लोन लिखा हो, सिर्फ बैंक लोन लिखा हो, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही ट्रीट करोगे आप। ठीक है, सिर्फ लोन लिखा हो तो। उसके बाद सेकंड नंबर पे था हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसमें आता है प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उसको बोलते हैं ऐसी लायबिलिटी जो कंपनी ने पैसा वापस करना है पर मोर देन 1 ईयर, 1 साल के बाद। प्रोविडेंट फंड कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से पैसे काटती है और उतना ही पैसा अपने पास से डालती है, और फिर वो पर्सन जब रिटायर होता है या वो छोड़ के जाता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 58 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट लेता है, तो वो सारा पैसा उसको वापस मिल जाता है। तो ये सारा का सारा पैसा कब देना है? लॉन्ग टर्म, काफी टाइम के बाद, इसलिए वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट है। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ग्रेचुटी का अमाउंट कटता है, ग्रेचुटी का सैलरी हर साल ग्रेचुटी कटती है उसमें से, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिटायरमेंट होता है ग्रेचुटी का पैसा भी मिलता है, वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पार्ट है। एक होता है प्रोविजन फॉर वारंटीज। ये आपने सुना होगा वारंटी, बट एसी के ऊपर वारंटी है 7 ईयर की, उसके कंप्रेसर की वारंटी है, कंप्रेसर जो 10 साल बाद 10 साल की वारंटी देती है, जो ऊपर लगा होता है ना कंप्रेसर, वो कंप्रेसर मान लो कंपनी ने पूरे 10 साल में अगर मान लो 50,000 एसी बेचे हैं, तो ये 50,000 एसी के सारों के कंप्रेसर थोड़ा ना खराब हो जाएंगे। 2 के, 3 के, 4 के, 100 के कंप्रेसर खराब हो जाएंगे, जो चेंज करने पड़ सकते हैं उसको। तो लॉन्ग टर्म में चेंज करने पड़ेंगे अगर खराब हुए तो। अरेंजमेंट करके रखती है कंपनी उसके लिए और प्रोविजन बना के रखती है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर। तीन है तुम्हारे इसमें। इसमें देखो कितने मेन, एक, दो, तीन, चार। ये लोन तो एक तरह से यही हो गया, सेम ही हो गया। चार, तीन,
उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसमें दो चीजें आती हैं सिर्फ, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करके 10 लाख रुपीज लेती है, क्या इशू करके, डिबेंचर किसका पार्ट है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है। टॉपिक हमने कल भी किया था, जिसमें कंपनी कहती है तुम मुझे आज 10 लाख रुपए दो, 5 साल के बाद मैं तुम्हें 5% एक्स्ट्रा दूंगी, जिसे बोलते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ। 10 लाख का 5% हुआ, तो जितना पैसा लिया उतना वापस करना, वो तो लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है। जो पैसा लिया भी नहीं फिर भी वापस करना, वो भी 5 साल के बाद, दैट लायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये दो, तो 4 3 2 क्लियर, ये हमने किया। देन उसके बाद थर्ड नंबर पे करंट लायबिलिटी, 3 पॉइंट आपने लिखे हुए हैं, 3 एज इट इज चेप दो, बस डिफरेंस क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। एक एक्स्ट्रा याद कर लेना, दैट इज ट्रेड पेएबल। सबसे इजी जो इसमें है, ट्रेड पेएबल में दो चीजें आती है सिर्फ, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्या क्या आते हैं, क्रेडिटर्स और, चला जाए भाई चला जाए, तब तक तुम अपना दिमाग लगाओ कि इसमें क्या क्या आता होगा तुम्हारे हिसाब से, तब तक सोचो माइंड में वैसे ही। चलिए, आपके बाद है, पास है इसका पता चल गया, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कंपनी को पेमेंट करनी है इसी साल विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर। थोड़े टाइम के लिए कंपनी पैसा उधार कहाँ कहाँ से लेती है, कैश क्रेडिट जो बैंक से मिल जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, पैसा वापस करना होता है बैंक को। शॉर्ट टर्म लोन, नाम से क्लियर है, अगर खाली लोन लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, अगर वर्ड लिखा है शॉर्ट टर्म लोन तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें याद रखना, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, क्वेश्चन आता है डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है विद इन 1 ईयर, डिबेंचर, डिबेंचर है रिडम्पशन विद इन 1 ईयर, या डिबेंचर रिडीमेबल दिस ईयर, डिबेंचर पेएबल, पेएबल का मतलब इसी साल देने, डिबेंचर्स कौन होते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है और इस साल पेमेंट करनी है उसकी। तो करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, अगर 5 साल पहले डिबेंचर्स इशू किए थे तब तक तो रहेगी नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट है, 5 साल हो चुके हैं, इस साल पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बच्चे ज्यादा गलत करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बहुत सिंपल सा है, 3 याद रखो लॉन्ग टर्म वाले, बाकी जितने भी होंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर, ये भी आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट आएगा। तो बुक में फिलहाल दो ही हैं, बाकी वो और भी कोई प्रोविजन आए तो आप उसको भी लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर रिपेयर हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, वो आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है। कोई डाउट, ये थी हमारी लायबिलिटी। शेयर कैपिटल में क्या क्या था, इक्विटी और प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस में ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट और लॉस माइनस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एंड लोन फ्रॉम अदर पार्टीज। लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 2, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपके पास पूछा जाएगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के हेड और सब हेड बताओ। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है, सब हेड है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स पूछा जाएगा, हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डिबेंचर्स पूछा जाएगा, हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड है, सेम चीज है इसमें भी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर। अदर करंट लायबिलिटी रहेगी हमारी, ये पूछा था, वो क्यों दे, अदर करंट लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या आता है, ऐसी लायबिलिटी जो हमें पता है कि लायबिलिटी है, बची हुई है, इनमें नहीं आई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पेड इन एडवांस एसेट होता है, रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होती है।
ठीक है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड भी लिखा आ सकता है, अनपेड भी आ सकता है, एक ही बात है। एक आपका आएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, एक आएगा आपका इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स। ये दोनों में से कुछ भी लिखा आ जाए, दोनों ही किसका पार्ट है? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है, ठीक है जी। ये तुम्हारे होगी लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा हाँ, ये सभी चीजें आपके पास, ये जितने भी मैंने लिखे हैं अभी यहाँ पे, आपके पास बुक में एक पेज है जिसपे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन नोट्स, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वहां पे पढ़ सकते हो आप। सिर्फ ये नहीं लिखे हुए, ये वाले और ये सिंपल से। एक साइड तो हमने पढ़ ली। उसी के नीचे, उसी के नीचे वर्टिकल है हमारी ये कंपनी की बैलेंस शीट, और बाकियों की होती है हॉरिजॉन्टल, जो पार्टनरशिप में पढ़ी थी हमने। एसेट्स का हेड बनेगा, एसेट्स का। एसेट्स फर्स्ट कौन सी होती है? नॉन करंट एसेट्स, ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जिसको कंपनी बेच कर कैश में कन्वर्ट कर सकती है, बट मोर देन 1 ईयर, उसका बेनिफिट मिलता है मोर देन 1 ईयर के लिए। जिसको मेन कैटेगराइज किया गया टू पार्ट्स में, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में पहले बोलते थे फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स का नाम चेंज कर दिया, नामकरण हुआ है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ये नाम दिया गया है इसका। क्या हेडिंग है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। यानी ये होगी आपकी फिक्स्ड एसेट, ये होगी आपकी इंटें फिक्स्ड एसेट यानी टेंजिबल, यहां तक होगी फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, और ये होगी आपकी इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? ये सिंपल से प्लस वन का पार्ट है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे आपके किसका पार्ट है? अगर आपके पास है प्लांट, मशीनरी, इनके हेड सब हेड बताओ, तो हेड है, सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, के साथ में ब्रैकेट में लिखना टेंजिबल एसेट। ये हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? टेंजिबल एसेट। फिर सेकंड कौन सी है? इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, डिजाइन, ये सब गिवन है उसमें आपके, ठीक है। वो सारे कौन सी एसेट आपके? तो आप लिख देना हेड नॉन करंट एसेट, सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ब्रैकेट में लिख देना इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। ये टेंजिबल इतना लिख देना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और ब्रैकेट में लिख दो टेंजिबल, इसमें लिख दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ब्रैकेट में लिख दो इंटेंजिबल। इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तीसरा एक होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल का मतलब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग अभी बन रही है, जितना पैसा उस पर लग रहा है वो सारा किसका पार्ट है? नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का, ठीक है। एक है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो बस इन्हीं को बताया गया 2 बार है। अगर ये पड़ी हुई है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो बिल्डिंग मशीनरी वगैरह पड़ी हुई है, तो वो टेंजिबल एसेट का पार्ट है। अगर वो इंटेंजिबल है तो इसमें आ जाएगा। बस अगर ये अभी बन रही है, बन रही है यानी बिल्डिंग बन रही है, मशीनरी बहुत बड़ी बना रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? अगर ये अप्लाई करा हुआ है, पेटेंट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटेंजिबल एसेट अंडर। मेन आपके जो यूज होंगे, मेन वो ये 2 यूज है, स्पेशली हेड और सब हेड, ठीक है। फिर इसी के अंदर एक और है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा सोच के देखो, क्लियर कट लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट वर्ड। इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्ट करना, पैसा इन्वेस्ट करना। वर्ड क्लियर कट मेंशन होगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक डिपॉजिट, पर वर्ड क्या लिखा होगा साथ में? इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है हमने अपनी कंपनी के मार्केट में नहीं बेचे, पब्लिक से पैसा नहीं लिया, हमने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्ट किया तो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो हेड बन जाएगा। नॉन करंट एसेट में सब हेड होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो बताना जरा इसमें क्या क्या आता है टेंजिबल में? प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारे आ जाएंगे इंटेंजिबल। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तो हमें पता ही है, बस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डिजाइन, इनका याद है। ये अगर अभी बन रही है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये अभी अप्लाई करी है, तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल।
इन्वेस्ट सारे के सारे वही शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी वाले, बस वर्ड क्या आ जाएगा साथ में, इन्वेस्टमेंट वर्ड आ जाएगा। एक होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यार देखो, लोन लायबिलिटी होती है, अगर वर्ड आ जाए एडवांस, क्या वर्ड आ जाए, एडवांस का मतलब है हमने एडवांस दिया, यानी अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को कंपनी लोन देती है। जैसे अगर रेलवे वर्कशॉप की बात करें तो वहां पर एक सोसाइटी बनी है, दिल्ली सोसाइटी कहते रहते हैं उनको ना, कि दिल्ली सोसाइटी में उनके एम्प्लॉइज के कुछ पैसे कटते रहते हैं, वो इकट्ठा होते रहते हैं, फिर जब चाहो तो वो वहां से लोन ले सकते हैं, थोड़ा एट रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा एज कम्पेयर टू मार्केट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सबने मिलकर बनाई हुई है। तो लोन अगर लिया तो रेलवे वर्कशॉप वालों ने एम्प्लॉइज को क्या दिया, लोन और एडवांसेस दिए, दिए तो उनके लिए क्या बन जाएगी, एसेट्स, क्योंकि पैसा उनके पास वापस आना है। तो पता क्या चलेगा कि नॉन करंट एसेट का पार्ट है, वर्ड क्या लिखा होगा, एडवांस लिखा होगा, ठीक है। पर फिर वही बात, मेन क्या है तुम्हारे इसमें, टेंजिबल और इनटेंजिबल, क्लियर। अच्छा, एक आता है इसमें अदर नॉन करंट एसेट, वो एक ही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स विद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। क्या बोला मैंने, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स विद, जब भी आप मीटर अप्लाई करते हो ना कोई, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है, 50,000, 30,000, 1 लाख, जितनी भी, अगर बड़ी जितनी बड़ी कंपनीज होगी, इतना बड़ा मीटर अप्लाई करोगे तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है, फिर वो उनके पास ही रहती है, वापस कब मिलेगी, कंपनी बंद करो, मीटर वापस करो, पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट हो रखा है आपका वहाँ पे, क्योंकि रिफंड आ सकता है आपके पास। फिर आपके पास, ये तो बच्चों को याद रहते हैं, उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट याद रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस याद रखना, वर्ड एडवांस लिखा होगा। नॉन करंट एसेट होगी, कौन सी बची अब, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके पास सबसे पहले तो लिखो करंट इन्वेस्टमेंट, इसमें आता है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या बोला मैंने, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वो है कि जिसको आप बेचकर विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है, क्या लिखा है सिर्फ, तो वो नॉन करंट एसेट का पार्ट है। अगर वर्ड लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो वो किसका पार्ट है, करंट एसेट हेड है, सब हेड क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक ही है, एक ये होते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल का उल्टा है। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है, बीआर और डेटर्स, बीआर और डेटर्स मार्केट से जो पैसा लेना है उनको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। करंट इन्वेस्टमेंट हो गया ट्रेड इन्वेंट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है, स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में। इन्वेंट्री दो तीन तरह की होती है वैसे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इसके अलावा इन्वेंट्री और स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है, स्टॉक वर्ड यूज होता है ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, किसके लिए, ट्रेडिंग कंसर्न, यानी जो बना बनाया सामान खरीदती है और उसको बेच देती है, और लास्ट में उसके पास जो बच जाता है 31 मार्च को, उसको बोलते हैं स्टॉक। इन्वेंट्री वर्ड यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास 31 मार्च को रेडीमेड स्टॉक भी पड़ा होता है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास रॉ मटेरियल भी होता है, अगर मान लो शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके पास कपड़ा पड़ा होगा, जितना कपड़े की वैल्यू है उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ शर्ट्स ऐसी होंगी जो अभी सेमी फिनिश्ड होंगी, जिनके ऊपर अभी प्रेस होना है, कॉलर लगने हैं, बटन लग रहे हैं, बाकी रेडीमेड है, उसकी वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इसके अलावा याद रखना स्टॉक, गुड्स इन ट्रांजिट, ये भी आपके रास्ते में आ रहे हैं सामान, ये भी आपका अपना ही स्टॉक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। हेड है करंट एसेट और सब हेड है इन्वेंट्री। करंट इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, ट्रेड रिसीवेबल हो चुकी है, इन्वेंट्री हो गई, एक है आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आया था। क्या क्या आता है इसमें, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, चेक, बैंक ड्राफ्ट। और चैप्टर नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने इस करंट इन्वेस्टमेंट को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट मानते हैं, कि ये भी आपकी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, बट इसमें अलग ही आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास है, ये भी इतना ज्यादा नहीं आता, बस वर्ड क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्स एंड लोन्स। अगर लॉन्ग टर्म के लिए एडवांस देते हो तो वो नॉन करंट एसेट का पार्ट है, अगर आप अपने एम्प्लॉइज को शॉर्ट टर्म के लिए 6 मंथ के लिए 9 मंथ्स के लिए लोन देते हो तो उसके लिए वर्ड कौन सा होगा, करंट एसेट हेड है, सब हेड के शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लास्ट। इसके अलावा कई सारी एसेट्स हैं जो हमने बैलेंस शीट में लिखी है, दैट इज एक्रूड इंटरेस्ट,
प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट विच वी हैव अर्नड बट नॉट रिसीव। प्रीपेड एक्सपेंस जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, एडवांस टैक्स हो सकता है, वो भी प्रीपेड का ही पार्ट है, ठीक है। इनकम रिसीवेबल भी लिखा आ सकता है कई बार, वो भी एक्रूड इंटरेस्ट को ही बोलते हैं। रिसीवेबल का मतलब पैसा अभी ये किसका पार्ट है? अदर करंट एसेट। तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इजी क्या होता है? अगर आपके पास आ जाए प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आपके पास आ जाए डिबेंचर्स, अगर आपके पास आ जाए फर्नीचर, अगर आपके पास आ जाए प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर आपके पास आ जाए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपको फर्स्ट आपका जो टास्क होता है वो होता है बड़ा सिंपल सा। एसेट्स के दो साइड बताने हैं और लायबिलिटी के तीन साइड बताने हैं। आपको पहले वो फाइंड आउट करना है, एसेट नॉन करंट होगी या करंट होगी। लायबिलिटी तीन टाइप की हो सकती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट और करंट। आपको ये सोचना है कि उनमें से किसका पार्ट है ये। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। अब शेयर कैपिटल दो हेड में ही आता है सिर्फ, लायबिलिटी साइड में दो सॉरी तीन हेड में आता है ना। लायबिलिटी साइड में तीन हेड होते हैं ना, कौन कौन से? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट और करंट। तो आप सोचो किसका पार्ट है वो। इसका हेड है शेयर होल्डर फंड, लिखोगे ऊपर हेड, यहाँ पे लिखना हेड और सब हेड। शेयर होल्डर फंड में किसका पार्ट है ये? शेयर डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है? नॉन करंट लायबिलिटी में पता है, अब नॉन करंट लायबिलिटी के तीन पार्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट है। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ब्रैकेट में लिख दो टेंजिबल एसेट। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी होती है। क्या होती है? करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होती है। करंट लायबिलिटी में किसका पार्ट है? अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ये आपको सोचना पड़ेगा। गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट करंट एसेट है। करंट एसेट में किसका पार्ट है? इन्वेंटरी का, ठीक है। कैश करंट एसेट होती है। करंट एसेट में किसका पार्ट है? कैश एंड कैश। क्योंकि रेशो वाले चैप्टर में तो सिर्फ और सिर्फ हेड ही पता होना चाहिए, करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है, और उसमें शेयर होल्डर फंड किसका पार्ट है, उसमें तो यही पता होना चाहिए। इसमें आपको चाहिए होता है हेड और सब हेड दोनों चाहिए होता है, ठीक है जी। तो ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेखा जोखा, जो हमने आज कंप्लीट कर दिया ओवरऑल। जब हमने पहले रिवाइज किया था तो दो पार्ट्स में रिवाइज किया था, पहले लायबिलिटी और देन एसेट। रिवीजन चल रही है तो दोनों कर लिए। वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, कुछ डिटेल में जाना चाहते हो तो आपके पास उसमें लेक्चर पड़े होंगे, ठीक है जी। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। अगर आपके पास आ जाए प्रपोज डिविडेंड का हेड और सब हेड बताओ। प्रपोज डिविडेंड का कोई हेड नहीं है, कोई सब हेड नहीं है। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट के नीचे आता है कंटीजेंट लायबिलिटी में, इसमें जाता है। प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो डायरेक्टर्स ने प्रपोज्ड किया है। तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो तो प्रपोज किया है कि मैं इस बार इतना सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है कि मैं डिविडेंड देना चाहता हूँ कंपनी के बिहाफ पे। बट वो सारा का सारा डिपेंड करता है शेयर होल्डर की मीटिंग के ऊपर। शेयर होल्डर की जब मीटिंग होती है तो डायरेक्टर्स पूरा प्रॉपर डिटेल में बताते हैं कि कैसे प्रॉफिट है, हम क्या करना चाहते हैं, ये नहीं। और शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है वो यस करते हैं या नो करते हैं। ये शेयर होल्डर इसलिए मना कर सकते हैं कि आप वो के चाहते हैं कि कंपनी की ग्रोथ हो, ये पैसा अभी बिजनेस में ही इन्वेस्ट किया जाए और बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि हम और पैसा कमाएं, तो फिर हमें डिविडेंड देना। डिपेंड किसके ऊपर करता है? शेयर होल्डर की मीटिंग के ऊपर, यस करते हैं या नो करते हैं। तो ऐसी लायबिलिटी जो पे करनी भी पड़ सकती है और नहीं भी करनी पड़ सकती, दैट लायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। इसलिए प्रपोज डिविडेंड को हम शो नहीं करते, उस पे कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाते हैं बस। तो होता है इतना आज के लिए। चैप्टर इज ओवर नाउ। हाँ, एक और एक काम करो ना, थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुमने किया हुआ है। कंपैरेटिव में आपको लिखना है, पहले मान लो 2023 लिखना है और यहाँ लिखना है 2024, उल्टा चलेगा। उसमें प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में। कंपैरेटिव में होता क्या है, एक कॉलम बनता है थर्ड वाला इंक्रीज का, और एक बनता है परसेंटेज चेंज इन इंक्रीज और डिक्रीज। मान लो आपके पास नॉन करंट एसेट्स 5 लाख है और यहाँ पे होगी 7 लाख, ठीक है जी। और मान लो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके पास जो भी चीज है, मान लो इनटेंजिबल एसेट गिवन है 60,
यहाँ पे होगी आपके पास 50। सब कुछ ऐसे ही दिया होगा, पता चल रहा है साफ। 5 लाख से कितने हो गए? 2 लाख क्या हुई है? इंक्रीज। रूल होता है करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस, 7 लाख में से 5 लाख माइनस करो, प्लस का 2 लाख आ रहा है तो वैसे भी इंक्रीज हो रहा है। वैसे भी देख के पता चल जाता है 5 लाख से 7 हो गया तो इंक्रीज ही हुआ है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, सी का आंसर आता है बी माइनस ए, इसको बोलते हैं डी, डी आता है सी अपॉन ए इंटू परसेंटेज निकालनी है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन कितना इंक्रीज हुआ है। तो फॉर्मूला है 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 140%। 60,000 थी, 50 होगी, 10,000 डिक्रीज हुई है तो ब्रैकेट में दिखा दो। फॉर्मूला वही है सी अपॉन ए, 10,000 अपॉन 60,000 इंटू 100, जो भी आएगा 16.67% हो गई, माइनस का ब्रैकेट में लगा देना। कुछ भी हो आपको यही रूल अप्लाई करना है, दिया होगा सब कुछ आपको। यार सब तुम्हें कोर फॉर्मेट अगर तुम्हें याद हो तो वो आता है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर लिखना, और सबसे पहले इनकम को कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले लिखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम, इसके कोई हेड सब हेड नहीं है, एक ही हेड है बस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके अलावा इन दोनों को प्लस कर दो, क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। बारी आती है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता क्या क्या है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज। जैसे मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो मेरे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। शॉपकीपर सामान बेचता है तो उसके लिए रिवेन्यू ऑफ सर्विसेज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स है। अदर इनकम जिस चीज का काम है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है। इसके अलावा कहीं और से इनकम आती है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन, रेंट रिसीव, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये उसकी अदर इनकम का पार्ट है। तो दोबारा सुनो, जिस चीज का काम है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके अलावा जो अदर इनकम होती है कहीं से भी आती है दैट इज अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। अदर इनकम एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ठीक है, या प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, दैट इज अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। देन इसके बाद जितने भी बचे हुए वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके? एक्सपेंस। एक आपका एक्सपेंस है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ गुड्स आती है। क्या आती है? गुड्स परचेज जो हमने किए, कोई हेड सब हेड नहीं है इसका, जो जिसका होगा बता दूंगा। इसका आता है, इसका आ सकता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या कहता है? सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज। एक सेल ऑफ स्क्रैप भी होता है, क्या होता है? लास्ट में जो स्क्रैप सामान सामान बच जाता है ना कंपनी का सेल में, वो सेल में निकाल देते हैं कि बेचो, ये भी बेच के पास है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में कुछ नहीं है। एक है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला है बस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें एक्स्ट्रा आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बनाते हैं उसमें? इसमें 3 चीजें आती है, उसमें 4 चीजें आती है। 3 चीजें कौन कौन सी? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी सब सेम रहेगा। चीज ऑफ स्टॉकिंग आ गया। चेंज इन इन्वेंट्री, फॉर्मूला इसका भी बस सिर्फ क्या? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फाइनेंस कॉस्ट, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। एक और है, पहले इसमें देख लो। फाइनेंस कॉस्ट, ये बार बार आता है क्वेश्चन। फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है? फाइनेंस लेने की जितनी भी कॉस्ट होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, वो फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। जैसे डिबेंचर्स इशू करें तो डिबेंचर्स के ऊपर क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, हाँ। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, शेयर्स पे डिविडेंड। लॉस ऑन से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी एक फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। लोन प्रोसेसिंग फीस, गारंटी चार्जेस, ये भी किसका पार्ट है? फाइनेंस कॉस्ट का। तो आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? 1 2 3, ये एक ये पढ़ना है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एक कंपनी एम्प्लॉइज के ऊपर जितना भी पैसा खर्च करती है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, बोनस, लीव एनकैशमेंट एक्सपेंसेस, जो एम्प्लॉइज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ। एक आएगा आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसमें कुछ नहीं आता, इसके कोई ज्यादा पार्ट नहीं है, सिर्फ अकेला खुद में ही है। डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए, एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं इनटेंजिबल एसेट के लिए। दोनों का ही मतलब है वैल्यू कम होना। इसके अलावा जितने भी बचे हुए एक्सपेंस है, चैरिटी हो गया, रेंट हो गया, डोनेशन हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, जितने भी बचे हुए एक्सपेंस है दैट इज अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपेंस। तो गिनती के 2 याद करो,
बाकी बच्चे सारे किस में डाल दो, इधर एक्सपेंस। तो आपके मेन पढ़ने वाले हैं 1 2 3 4 5 बस, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, ये टोटल एक्सपेंस, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करो, आंसर निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दो, उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दैट इज द चैप्टर नंबर फर्स्ट, और यही फॉर्मेट आपका अप्लाई होगा चैप्टर नंबर थर्ड एंड चैप्टर नंबर फोर्थ, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस।